गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, नमस्कार, गुड आफ्टरनून। जो भी जिस टाइम पे देख रहा है उसके हिसाब से एडजस्ट कर लेना। तो माय डियर स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट विथ चैप्टर माइक्रो इकोनॉमिक्स सप्लाई। सप्लाई में हम समझते हैं, हाँ आप एक बात याद रखें, जो आपने डिमांड में पढ़ा है ना, बस उस डिमांड में जो आपने पढ़ा है उसको आपको यहाँ पे रिवर्स करना है। यदि आपने किसी कंडीशन में वहां इंक्रीज पढ़ा है तो यहाँ डिक्रीज होगा, यदि वहां डिक्रीज पढ़ा है तो यहाँ इंक्रीज होगा, यदि वहां पॉजिटिव था तो यहाँ निगेटिव होगा, वहां निगेटिव था तो यहाँ पॉजिटिव होगा। जस्ट रिवर्स इंपैक्ट आएगा सप्लाई में डिमांड के। पूरा का पूरा चैप्टर सेम वैसा का वैसा ही है जैसा आपने डिमांड में पढ़ा था, लेकिन सिर्फ चेंज इतना है कि वहां जो आपने प्लस पढ़ा था वो यहाँ माइनस में है, और जो आपने वहां माइनस पढ़ा था यहाँ प्लस में है। इसके अलावा और कोई चेंज नहीं है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, चलो अब हम आगे चलते हैं। मीनिंग ऑफ सप्लाई ऐसे करके हमारे पास करीब इतने टॉपिक्स हैं, उन टॉपिक्स को हम एक एक करके कवर करते हैं। चलिए, मीनिंग ऑफ सप्लाई, लाइक डिमांड सप्लाई इज आल्सो एक्सप्रेस्ड एज अ रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी। जिस तरीके से आप डिमांड में प्राइस और क्वांटिटी को देखते हैं, वैसे ही सप्लाई में भी आपको प्राइस और क्वांटिटी को देखना है। बिफोर वी प्रोसीड विथ मीनिंग ऑफ सप्लाई, इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड सम स्पेशल फीचर्स ऑफ सप्लाई। कुछ स्पेशल फीचर सप्लाई के देख लेते हैं हम। सप्लाई इज अ डिजायर्ड क्वांटिटी, इट इंडिकेट्स ओनली द विलिंगनेस, that is how much the firm is willing to sell and not how much to actually sells। देखो, डिमांड में आप क्या समझते हो कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से, और जब से मैंने प्रोडक्शन फंक्शन स्टार्ट किया है प्रोडक्शन चैप्टर, तब से मैं क्या बोल रहा हूँ डिमांड के बाद से कि अब आपको जो सोचना है वो प्रोड्यूसर के हिसाब से सोचना है। डिमांड में आपने क्या सोचा, विलिंगनेस टू कंज्यूम द कमोडिटी, किसी भी कमोडिटी को कंज्यूम करने की आपकी इच्छा, उसको फुलफिल करने के लिए आपके पास रिसोर्स होना और उन रिसोर्सेस को यूटिलाइज करना। यहां पर क्या है, अपोजिट। अब यहां पर प्रोड्यूसर पॉइंट ऑफ व्यू से आपको देखना है, तो प्रोड्यूसर क्या चाहेगा। यदि आप दुकानदार हैं तो आप क्या चाहते हैं कि जब सप्लाई इज अ डिजायर्ड क्वांटिटी, मतलब विलिंगनेस कि आप कितना सेल करना चाहते हैं, कितना सेल करना चाहते हैं एक गिवन प्राइस में और एक गिवन टाइम पीरियड में। सप्लाई ऑफ ए कमोडिटी डज नॉट कंप्राइज द इंटायर स्टॉक ऑफ द कमोडिटी। सप्लाई का मतलब पूरी की पूरी कमोडिटी से नहीं है, सप्लाई का मतलब सिर्फ इतने से है। इट इंडिकेट्स द क्वांटिटी दैट फर्म इज विलिंग टू ब्रिंग इनटू द मार्केट एट ए पर्टिकुलर प्राइस। एक पर्टिकुलर प्राइस पर जितना प्रोड्यूसर दुकानदार मार्केट में वो कमोडिटी को लाना चाहता है। मान लीजिए ये पेन है, इस पेन का प्राइस 20 रुपए, 20 रुपए में बंदा 1000 यूनिट बेचना चाहता है, 1000 पेन बेचना चाहता है, तो ये क्या होगी, सप्लाई ऑफ ए कमोडिटी। मान लो उसने बना के 1500 रखे तो 1500 से कोई लेना देना नहीं है, ये बंदा उस गिवन प्राइस में कितना क्वांटिटी इस पेन की मार्केट में लेके आया, कितनी में बेच दूंगा, ये क्या कहलाएगा, सप्लाई ऑफ कमोडिटी। मतलब क्या है कि जैसे 20 रुपए इस पेन का प्राइस है और इस पेन को वो इस 20 रुपए के प्राइस में मान लो 2000 पेन बेचना चाहता है और वो बाजार में भी 2000 लेके आ गया, तो वो क्या कहलाएगा, सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी। और डिजायर्ड क्वांटिटी का मतलब क्या है कि जितना वो इस प्राइस पर बेचना चाहता है। फॉर एग्जांपल, सप्लाई ऑफ टीवी बाय सैमसंग इन द मार्केट is not the total available stock of TV set. It is the quantity which Samsung is willing to bring into the market for sale. एक गिवन प्राइस में सैमसंग जितना टीवी अवेलेबल करा रहा है मार्केट में जितना अवेलेबल करा रहा है वो है सप्लाई, ना कि जो उसके पास टोटल स्टॉक रखा होगा या बाजार में टोटल स्टॉक रखा होगा, वो भी सप्लाई नहीं है। जितना वो बाजार में ले आया कि मैं इसको बेचना चाहता हूं इस प्राइस पर, वो क्या कहलाएगा, सप्लाई। सप्लाई इज ऑलवेज एक्सप्रेस्ड विथ रेफरेंस टू प्राइस।
जिस तरीके से डिमांड ऑलवेज एक्सप्रेस्ड विथ प्राइस था, वैसे ही सप्लाई भी ऑलवेज एक्सप्रेस्ड विथ डिमांड प्राइस है। सप्लाई इज ऑलवेज विथ रिस्पेक्ट टू अ पीरियड ऑफ टाइम, जैसे वहां पर टाइम का इंपॉर्टेंस था वैसे ही यहाँ पर भी टाइम का इंपॉर्टेंस है, जैसे एक दिन, एक वीक, एक मंथ, एक साल, इस तरीके से। नाउ supply may be defined as supply refers to quantity of a commodity that a firm is willing and able to offer for sale at a given price during a given period of time। supply का मतलब क्या है कि willing and able to offer for sale at a given price ड्यूरिंग ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम। एक गिवन पीरियड ऑफ टाइम में जितना वो ऑफर दे रहा है कि साहब 20 रुपए का प्राइस है, इस 20 रुपए में मैं इसको 15,000 क्वांटिटी 2,000 क्वांटिटी बेच दूंगा, बाजार में लेके आ गया हूं, तो ये क्या हो जाएगा, सप्लाई। डेफिनेशन ऑफ सप्लाई हाईलाइट्स 4 एसेंशियल एलिमेंट। 4 एसेंशियल एलिमेंट थे, सेम टू सेम जैसे डिमांड में थे। क्वांटिटी ऑफ ए कमोडिटी, विलिंग टू सेल, वहां पर विलिंग टू यूटिलाइज रिसोर्स था, प्राइस ऑफ कमोडिटी और पीरियड ऑफ टाइम। ये 4 चीजें इंपॉर्टेंट है। अब मार्केट सप्लाई, डिमांड में जैसा था वैसे ही मार्केट में भी है इंडिविजुअल सप्लाई और मार्केट सप्लाई। जहां जैसे वहां पर इंडिविजुअल डिमांड और इंडिविजुअल मार्केट डिमांड था, वैसे ही यहाँ पर इंडिविजुअल सप्लाई और इंडिविजुअल मार्केट सप्लाई है। साथ साथ में डिमांड भी रिकॉल करते जाओ। तो इंडिविजुअल सप्लाई मतलब इंडिविजुअल फर्म की बात होगी और मार्केट मतलब एग्रीगेट टू ऑल होगा। सप्लाई एंड स्टॉक का क्या मतलब है, हम ये समझते हैं। स्टॉक रिफर्स to total quantity of a particular commodity that is available with the firm at a particular point of time। एक particular point of time में जितना गुड्स उसके बाद पास अवेलेबल है प्रोड्यूसर के पास, वो क्या कहलाएगा, स्टॉक। जैसे ये पेन है, 2000 यूनिट रखा हुआ है, 2000 पेन रखे हुए हैं, तो ये स्टॉक है। मान लो 31 दिसंबर के रोज ये 2000 यूनिट रखी हुई है, तो 31 दिसंबर को ये 2000 यूनिट क्या कहलाएगी, स्टॉक। अब सप्लाई का मतलब क्या है, सप्लाई का मतलब ये है कि जितना वो बेचना चाहता है, जितना वो विलिंग टू सेल है। एग्जांपल, इफ अ सेलर हैज 50 टन्स सुगर इन हिज गोडाउन एंड ही इज विलिंग टू सेल 30 टन्स एट दिस 37 पर केजी, देन सप्लाई इज 30 टन्स एंड स्टॉक इज 50 टन्स। जो उसके गोडाउन में रखा हुआ है वो क्या कहलाएगा, स्टॉक, और जो वो मार्केट में विलिंग टू सेल है वो क्या कहलाएगा, सप्लाई। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ओके गाइस, चलिए समझ गए आप, बहुत समझदार हैं। साथ में डिमांड भी, सप्लाई वर्सेस स्टॉक। सप्लाई रिफर्स टू द क्वांटिटी विच ए प्रोडक्ट इज विलिंग टू ऑफर फॉर सेल। जो एक प्रोड्यूसर ये विलिंग टू ऑफर फॉर सेल है, विच चेंजेस विथ चेंज इन प्राइस, वेयर एज स्टॉक इंडिकेट ए फिक्स्ड क्वांटिटी। स्टॉक का मतलब एक फिक्स क्वांटिटी से है और सप्लाई से मतलब है कि वो कितना चाहता है कि मैं इतनी क्वांटिटी बेच दूं, 10,000 20,000, जैसे ऊपर एग्जांपल में 50 टन उसके पास है लेकिन वो 30 टन बेचना चाहता है, तो जितनी वो बेचना चाहता है वो सप्लाई है और जो उसके पास है वो स्टॉक है। सप्लाई रिलेट्स टू अ पीरियड ऑफ टाइम वेयर स्टॉक रिलेट्स टू अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। सप्लाई एक ड्यूरेशन की बात करता है, 1 महीने, 15 दिन, 20 दिन, लेकिन स्टॉक एक सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम यानी एक दिन की बात करता है कि 31 मार्च को स्टॉक कितना है या 31 दिसंबर को स्टॉक कितना है, 1 जनवरी को, 1 अप्रैल को, एक पर्टिकुलर एक डेट की बात करेगा तो वो सप्लाई है। और एक ड्यूरेशन जिसमें कुछ टाइम पीरियड होगा, कुछ दिन होंगे या महीने होंगे या साल होंगे, वो क्या कहलाता है, ड्यूरेशन ऑफ टाइम। अब डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई पढ़ना है, बिल्कुल मार्केट से रिलेटेड है, कोई डिमांड से रिलेटेड है, कोई टेंशन नहीं लेने का। तो डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई की बात करते हैं। तो डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई मतलब वो चीजें जो ये डिसाइड करेंगी कितना एक प्रोड्यूसर मार्केट में कमोडिटी को लाना चाहता है ताकि वो उसको बेच सके। प्राइस ऑफ ए गिवन कमोडिटी, जो भी आपने, मैंने चैप्टर की शुरुआत में ही बोल दिया, जो भी आपने डिमांड में पढ़ा है उसका जस्ट अपोजिट। डिमांड में आपने क्या पढ़ा कि प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम होगी, लेकिन सप्लाई में अपोजिट हो जाएगा। सप्लाई में क्या होगा कि यदि प्राइस ज्यादा होगा तो सप्लाई भी ज्यादा होगी और यदि प्राइस कम होगा तो सप्लाई भी कम होगी। यानी प्राइस और सप्लाई, प्राइस
प्राइस और सप्लाई में कैसा रिलेशन है? सप्लाई में कैसा रिलेशन है? डायरेक्ट रिलेशन है, पॉजिटिव रिलेशन है, पॉजिटिव रिलेशन है। प्राइस आप बढ़ाओगे, सप्लाई आपकी बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि प्रोड्यूसर क्या चाहता है? हर व्यक्ति यदि दुकान खोल के बैठा है तो वो क्या चाहता है कि मैं ज्यादा से ज्यादा अर्निंग कर सकूं, मैं ज्यादा से ज्यादा अर्निंग कर सकूं, मैं ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमा लूं। तो यदि प्राइस ज्यादा होगा तो ज्यादा बेचोगे तो फायदे में रहोगे। तो प्रोड्यूसर पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सोचना है कि यदि किसी कमोडिटी का प्राइस ज्यादा होगा तो लोग ज्यादा खरीदेंगे। डायरेक्ट रिलेटेड है। ठीक है, ठीक है क्या? ठीक है, कोई इश्यू? नो? ओके, लेट्स मूव फर्दर। तो प्राइस और गिवन क्वांटिटी में क्या है? डायरेक्ट रिलेशन है। इट मींस a price increases, the quantity supplied of the given commodity also rise, and vice versa. It happens because at higher prices there are greater chance of making profit. It induces the firm to offer more for sale in the market. भाई ज्यादा प्रॉफिट दुकानदार बैठा ही किस लिए है? ताकि वो ज्यादा से ज्यादा अर्निंग कर सके। तो जब प्राइस बढ़ेगा तो वो ज्यादा से ज्यादा मार्केट में चीजें लेके आएगा ताकि वो इस प्राइस पर बेच करके प्रॉफिट अर्न कर सके। चलिए, प्राइस ऑफ अदर गुड्स। प्राइस ऑफ अदर गुड्स का मतलब है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स से। प्राइस ऑफ अदर गुड्स का मतलब है प्राइस ऑफ अदर रिलेटेड गुड्स। रिलेटेड यानी कॉम्प्लीमेंट्री एंड सब्स्टिट्यूट। तो कॉम्प्लीमेंट्री और सब्स्टिट्यूट का क्या मतलब है हम ये समझते हैं। एज resources have alternative uses, the quantity supplied of a commodity depends not only on its price but also on the prices of other commodity. Increase in the price of other goods makes them more profitable in comparison to the given commodity. As a result, the firm shift its limited sources from production of the given commodity to production of other goods. देखो, other goods का प्राइस यदि बढ़ता है तो प्रोड्यूसर का अल्टीमेट मोटिव क्या है कि मेरे को प्रॉफिट अर्निंग करना है, प्रॉफिट मुझे ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए। तो जैसे ही दूसरे कमोडिटी का, मान लीजिए दो कमोडिटी है, ये मान लीजिए ये नेल कटर है ही सही, मानना क्या है, ये नेल कटर है और इसके साथ में ये की चैन है। अब यदि आप नेल कटर का प्राइस बढ़ा दोगे तो बंदा ये की चैन बनाएगा क्या? नहीं, की चैन नहीं बनाएगा। वो क्या करेगा? अपने रिसोर्सेस को शिफ्ट कर देगा नेल कटर की तरफ। जब माइक्रो इकोनॉमिक्स चैप्टर मैंने आपको पढ़ाया था तो मैंने दो तीन चीजें बताई थी। क्या बताया था? कि ह्यूमन वांट्स अनलिमिटेड है लेकिन रिसोर्सेस लिमिटेड है। और इकोनॉमिक्स की डिफिनेशन ही क्या है कि इस लिमिटेड रिसोर्स का मैनेजमेंट कि हम फुल्लर, इफेक्टिव और इफिशिएंट मैनर में यूटिलाइज कर सकें ताकि हमें मैक्सिमम प्रॉफिट या फिर मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिले। तो अब यदि एक कमोडिटी का प्राइस बढ़ेगा, दूसरी कमोडिटी का उतना ही रहेगा, तो प्रोड्यूसर शिफ्ट करने की कोशिश करेगा कि मैं वो चीजें बनाऊं जो ज्यादा प्राइस में बिक रही हैं। ठीक है। प्राइजेस ऑफ द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर इनपुट्स। अब यदि आपका लेबर का प्राइस बढ़ेगा तो सीधी सी बात है कॉस्ट बढ़ेगी, कॉस्ट बढ़ेगी तो प्रॉफिट कम होगा। प्राइजेस ऑफ द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर इनपुट्स लाइक लेबर, capital, raw material, etc. used in the process of production constitute the increase the cost of production of the commodity. If the prices of all or any of these factors are inputs increases, the cost of production also increases. This decrease the profitability. यदि कॉस्ट बढ़ जाएगी, ये पेन को बनाने की यदि कॉस्ट बढ़ जाएगी तो सीधी सी बात है प्रॉफिटेबिलिटी कम हो जाएगी। क्योंकि अब आपको साथ में डिमांड भी ध्यान रखना है। यदि आप इस कमोडिटी का प्राइस बढ़ाएंगे तो डिमांड कम हो जाएगी, ये हमने पढ़ा है। भाई प्रोड्यूसर के साथ साथ में कंज्यूमर का भी ध्यान रखो, है ना, सिर्फ अपना ही नहीं देखना। तो यदि आपको ये ध्यान रखना कि मैं बना तो लूं, लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना कि यदि मैंने महंगा बना लिया तो मुझे बेचना भी महंगा पड़ेगा। अच्छा, सेल जब प्राइस बढ़ेगा तो मैं सप्लाई तो बढ़ाऊंगा, लेकिन कंज्यूमर अपनी डिमांड को क्या कर लेगा? कंज्यूमर
कम कर लेगा। इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। वीडियो बार बार रिपीट करके देखना तो क्लियरिटी और ज्यादा अच्छे से आएगी। परमानेंट वीडियो है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, दिन में 10 बार देखो, कोई टेंशन नहीं है, तो अच्छी से क्लियरिटी आ जाएगी। तो क्या कहना है इसका कि लैंड, लेबर, कैपिटल यानी इनपुट जिनसे आप प्रोसेस करके फिनिश्ड गुड तैयार करते हुए यदि उन चीजों का, उस प्रोसेस का या उस लेबर का या उस मशीन का या उस मटेरियल का प्राइस बढ़ेगा, यानी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, इस गुड्स को बनाने की जो कीमत है वो बढ़ जाएगी, तो इससे होगा क्या? अल्टीमेटली प्रॉफिटेबिलिटी कम हो जाएगी, क्योंकि आप प्रोडक्ट की सेल प्राइस एकदम से नहीं बढ़ा सकते। एकदम से सेल प्राइस बढ़ा दोगे तो डिमांड चैप्टर एग्जिस्टेंस में आएगा। कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से जब देखने जाओगे तो जैसे इसका प्राइस बढ़ेगा लोग इसको खरीदना कम कर देंगे, बल्कि इसका अल्टरनेट देखना शुरू कर देंगे। तो आपको इन बातों का भी ध्यान रखना है। एज ए रिजल्ट सेलर रिड्यूसेस द सप्लाई ऑफ कमोडिटी। तो सेलर भी साड़ी टोपी है, वो क्या करेगा, जैसे ही कॉस्ट बढ़ेगी वो प्राइस तो बढ़ाएगा लेकिन सप्लाई कम कर देगा। अब जब वो सप्लाई कम करेगा तो क्या होगा, मार्केट में उस प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी कम हो जाएगी। जब उस प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी कम हो जाएगी और मार्केट में ये शोर हो जाएगा कि भैया ये तो प्रोडक्ट मिल ही नहीं रहा है, तो अपने आप फिर डिमांड बढ़ना उसकी शुरू हो जाती है। To make ice cream, firm need various inputs like cream, sugar, machine labor, etc. When price of one or more these inputs rises, producing ice cream will become less profitable and firm supply fewer ice cream. जब इन आइसक्रीम बनाने की प्राइस बढ़ जाती है तो वो सप्लाई को कम कर लेता है। मतलब पहले मान लो कि 10 पैकेट बेचता था तो 8, 5, 7 ऐसे पैकेट बेचना शुरू कर देगा। स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी, स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी कैसी है, अब आपको ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। टेक्नोलॉजिकल चेंज इन्फ्लुएंस द सप्लाई ऑफ ए कमोडिटी, एडवांस्ड एंड इंप्रूव्ड टेक्नोलॉजी रिड्यूसेस द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। यदि आपकी टेक्नोलॉजी स्ट्रांग होगी और एडवांस लेवल पर होगी तो आप क्या कर पाएंगे, आपकी जो कॉस्ट है वो रिड्यूस हो जाती है, यानी आपका प्रोडक्ट सस्ते में बन जाएगा, विच राइजेस द प्रॉफिट मार्जिन। अच्छा, इससे होगा क्या कि आपका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो भी बढ़ जाएगा। तो आप क्या करोगे, फिर सप्लाई बढ़ा दोगे। गवर्नमेंट पॉलिसी, टैक्सेशन पॉलिसी, सब्सिडीज। गवर्नमेंट यदि टैक्सेस को कम करती है तो जो कॉस्ट है प्रोडक्शन की वो कम हो जाएगी। अच्छा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हुआ तो आप प्रोडक्शन बढ़ा लोगे क्योंकि प्रॉफिट मार्जिन बढ़ जाएगा। लेकिन अब अपोजिट सिचुएशन, यदि टैक्सेस बढ़ा देती है गवर्नमेंट, टैक्सेस बढ़ा देती है तो कॉस्ट भी बढ़ जाएगी, और कॉस्ट बढ़ाएगी तो प्रोडक्शन कम हो जाएगा। लेकिन यदि टैक्सेस कम कर ले सरकार तो कॉस्ट भी कम होगी, और कॉस्ट कम होगी तो प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, यानी सप्लाई भी बढ़ जाएगी क्योंकि प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा हो जाएगा। गवर्नमेंट यदि सब्सिडी देती है तो भी बेनिफिशियल है, तो भी हम प्रोडक्शन बढ़ा लेंगे और सप्लाई भी बढ़ा लेंगे क्योंकि प्रॉफिट मार्जिन हमारा ज्यादा होगा। गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द फर्म। फर्म का जीवन में उद्देश्य क्या है? फर्म का जीवन में उद्देश्य, यदि एकमात्र उद्देश्य प्रॉफिट अर्निंग, उसके अलावा कोई होता नहीं है, तो सप्लाई ऑफ कमोडिटी इंक्रीजेस ओनली एट हायर प्राइजेस एज इट फुलफिल्स द ऑब्जेक्टिव ऑफ मैक्सिमम प्रॉफिट। ऑब्जेक्टिव और अल्टीमेट गोल यही है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के कि प्रॉफिट अर्निंग। तो यदि प्राइस बढ़ता है तो सप्लाई कम हो जाती है, और प्राइस कम होता है तो सप्लाई बढ़ जाती है। ठीक है। However, with change in trend, some firms are willing to supply more even at the price, those prices which do not maximize their profit. क्या होता है जब ट्रेंड बदल गया, आपने बहुत सारे पेन बना के रख लिए, ट्रेंड बदल गया, लोग इस पेन को यूज ही नहीं करना चाहते, तो आपकी मजबूरी हो गई क्योंकि आपने बना रखा है, कॉस्ट तो वसूलनी पड़ेगी, जितनी लागत लगा दी उतना तो वसूलना पड़ेगा। तो आप क्या बोलोगे कि नी मामा से काणा मामा ही सही, है ना, मतलब कम से कम लागत तो वसूल हो जाए, मजदूरों को जेब से तो नहीं देना पड़े, ये सोच के फिर आप एग्जिस्टिंग प्राइस पर ही सप्लाई करना शुरू कर दोगे ताकि मार्केट में इस प्रोडक्ट की स्टेटस बढ़ सके और लोग इस पर इंटरेस्ट लें खरीदने के लिए। चेंज इन क्वांटिटी वर्सेस चेंज इन सप्लाई। चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड और चेंज इन सप्लाई का क्या मतलब है? तो चेंज इन क्वांटिटी, व्हेनेवर सप्लाई फॉर ए कमोडिटी changes due to change in its own price, then such change in supply is known as change in quantity supplied. यदि उसके प्राइस के, किसी भी कमोडिटी के खुद के प्राइस की वजह से यदि कोई चेंज आता है
तो वो चेंज इन क्वांटिटी कहलाता है। और चेंज इन सप्लाई का मतलब है अदर फैक्टर से, यदि अदर फैक्टर चेंज हुए तो। डिटर्मिनेंट्स ऑफ मार्केट, इंडिविजुअल हमने पढ़ लिया, अब हम मार्केट पे आते हैं। तो यहाँ पर वो सारे आएंगे जो इंडिविजुअल में थे, उसके एडिशन में कुछ नए आ जाएंगे, इंडिविजुअल वाले सारे यहाँ आएंगे। नंबर ऑफ फर्म्स इन द मार्केट, फर्म कितनी है? when the number of firms in the industry increases, market supply also increases due to large number of producers producing that commodity. However, market supply will decrease if some of the firms start leaving the industry due to losses. देखो, बेचने वाले बहुत है, खरीदने वाले एक लिमिटेड है, मतलब सप्लाई सीधी, हर व्यक्ति अपना माल बेचना चाहता है, यानी सप्लाई बढ़ जाएगा, तो फिर प्राइजेस क्या होंगे? जैसे आप मोबाइल फोन देखो, पहले ये कीबोर्ड पैड जो मोबाइल होते थे, ये भी बहुत महंगे बिकते थे। ये जो कीपैड मोबाइल्स होते थे ना, ये बहुत पहले बहुत महंगे बिकते थे, 15-15, 20-20 हजार, 30-30 हजार इनका प्राइस हुआ करता था। जो आज इन मोबाइल्स का है ना, इन मोबाइल्स का जो प्राइस है, वो प्राइस इन छोटे छोटे छोटको, क्यों? क्योंकि पहले बहुत कम कंपनियां थी, नोकिया, सैमसंग, इनके अलावा कोई कंपनी नहीं थी, मोटोरोला, इनके अलावा कोई कंपनी नहीं थी जो मोबाइल बनाती हो। तो प्रोड्यूसर जैसे ही बढ़ना शुरू हो, ओप्पो, वीवो, वन प्लस, एमआई, रियलमी, रेडमी, इन्फिनिक्स, है ना, कितनी, तो आई काल, डेकाना काल, लेनोवो, आसूस, जितनी भी कंपनी है, जैसे जैसे प्रोड्यूसर बढ़ते गए, मोबाइल की कीमतें कम होती चली गई। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ फर्म ज्यादा हो गई, तो प्रोडक्शन ज्यादा हो गया, तो प्राइसेस अल्टीमेटली आपको कम करना पड़ा, और टेक्नोलॉजी भी एडवांस हो गई, तो थोड़े बनाना भी सस्ता पड़ने लगा। फिर फ्यूचर एक्सपेक्टेशन रिगार्डिंग प्राइजेस, यदि प्रोड्यूसर को ऐसा लगता है कि फ्यूचर में इसका प्राइस बढ़ेगा, तो आज की डेट में सप्लाई कम कर लेता है कि जब प्राइस बढ़ेगा तब बेचेंगे। जैसे किसान आदमी क्या सोचता है, किसान तो क्या ठीक है, पर हाँ, जो लोग दुकान होलसेलर होते हैं, आई मीन टू से, लोग वेयर हाउस में गुड्स क्यों स्टोर करते हैं कि आज प्राइस कम मिल रहा है, आज वेयर हाउस में रख दो, कोल्ड स्टोरेज में गुड्स रख दो, जैसे ही प्राइस बढ़ेंगे प्याज के, आलू के, तब हम इसको बेच लेंगे। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबल ज्यादा है तो सप्लाई भी ज्यादा होगी, और ये इनकी कमी है तो सप्लाई भी कम होगी। तो डिटर्मिनेंट्स ऑफ मार्केट सप्लाई में प्राइस ऑफ कमोडिटी, प्राइस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, गवर्नमेंट पॉलिसी का टैक्सेशन, नंबर ऑफ फर्म, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, प्राइस ऑफ अदर, स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी, गोल्स, और ये फ्यूचर एक्स, ये 8 की 8 चीजें क्या हैं? डिटर्मिनेंट्स हैं। इंडिविजुअल की यदि हम बात करें, इंडिविजुअल डिमांड की हम बात करें, तो इंडिविजुअल में ये आएगा, ये आएगा, ये आएगा, ये आएगा, और ये आएगा। ये 5 चीजें इंडिविजुअल में आएंगी, ये, लेकिन ये पूरी 8 की 8 मिला करके किस में आएंगी? मार्केट में। यानी जो इंडिविजुअल डिमांड है उसको इंक्लूड करता है कौन? मार्केट। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब प्रोडक्शन मतलब कॉस्ट फंक्शन की बात करोगे, जैसे डिमांड फंक्शन था वैसे ही कॉस्ट फंक्शन भी आएगा। तो कॉस्ट फंक्शन भी इंडिविजुअल और मार्केट दोनों का आएगा। तो इंडिविजुअल में आपको क्या ध्यान रखना, ये 5 फैक्टर ले लोगे, ये 5 फैक्टर ले लोगे आप, और इन 5 फैक्टर से फंक्शन लिखकर आगे लिख दोगे। ये देखो इस तरीके से इनका प्रेजेंटेशन होगा। सप्लाई फंक्शन shows the functional relation between quantity supplied for a particular commodity and the factors influencing it. सप्लाई का मतलब क्या है? सप्लाई फंक्शन का कि ये फंक्शनल रिलेशन है बिटवीन क्वांटिटी सप्लाइड और जो फैक्टर है उससे रिलेटेड। जैसे ये देखो इंडिविजुअल में क्या गया, SX, यानी सप्लाई ऑफ एक्स कमोडिटी, फंक्शन और ब्रैकेट में आप डिटर्मिनेंट्स लिख दो, प्राइस ऑफ ओन कमोडिटी, प्राइस ऑफ अदर गुड, प्राइजेस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, टेक्नोलॉजी और गवर्नमेंट की टैक्सेशन पॉलिसी। मार्केट में जाओगे तो ये सारी चीजें आ जाएंगी, साथ में नंबर ऑफ फर्म भी आ जाएगी, नंबर ऑफ फर्म के साथ में फ्यूचर एक्सपेक्टेशन और ट्रांसपोर्टेशन का मेजर्स आ जाएगा। शेड्यूल ऑफ सप्लाई का मैंने आपको बता दिया, इंडिविजुअल शेड्यूल और मार्केट शेड्यूल। ऐसे ही सप्लाई कर्व भी होगा। तो शेड्यूल का मतलब है टेबुलर प्रेजेंटेशन, वेरियस क्वांटिटी, डिफरेंट प्राइजेस पर डिफरेंट कमोडिटी जो सप्लाई होगी उसको आप टेबुलरी प्रेजेंट कर दो, तो वो क्या है? डिमांड सप्लाई शेड्यूल है। और सप्लाई यदि इंडिविजुअल का करोगे तो इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल है, और सबकी मिला करके यानी पूरे मार्केट की करोगे तो मार्केट शेड्यूल है। अच्छा, इसी टेबुलर प्रेजेंटेशन को यदि आप ग्राफ में प्रेजेंट कर देते हो
तो वो क्या कहलाता है, सप्लाई कर्व। चलिए ये देखिए, individual supply schedule refers to a tabular statement showing various quantities of a commodity that a particular producer is willing to sell at various level of prices। देखो अलग अलग प्राइजेस पर ये बंदा जितना बेचना चाहता है, 1 रुपए में 5, 2 रुपए में 10, जैसे जैसे प्राइस बढ़ रहा है वैसे वैसे ये बढ़ा। तो इसको आपने टेबल में प्रेजेंट कर दिया, तो ये क्या है, शेड्यूल है। यदि इसी को आप ग्राफ में प्रेजेंट कर दोगे तो वो क्या हो जाएगा, कर्व कहलाएगा। ऐसे ही मार्केट में आओ तो मार्केट में भी ये दोनों को मिला दिया तो यहाँ पर मार्केट आ गया। जब दो इंडिविजुअल को मिमिक्स कर दोगे तो वो मार्केट का हो जाएगा। ठीक है, देख लो प्राइस बढ़ने पर ये बढ़ रहे हैं। अब ये बात करेंगे कर्व की। चलिए, सप्लाई कर्व रिफर्स टू द ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ सप्लाई शेड्यूल, यानी जो टेबुलर प्रेजेंटेशन था उसी को ग्राफ में प्रेजेंट आपने कर दिया। अच्छा, कुछ ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम एज्यूमिंग नो चेंज इन अदर, इट शोज द, यानी सप्लाई क्या करता है, shows the direct relationship between the price and quantity supply keeping other factors constant। अन्य फैक्टर को आपको कांस्टेंट रखना है और सिर्फ क्या देखना है, सिर्फ क्या देखना है, प्राइस को। अब जैसे प्राइस बढ़ेगा वैसे वैसे सप्लाई भी बढ़ेगी और जब प्राइस कम होगा तो सप्लाई भी कम होगी। इट कैन बी ड्रॉन फॉर एनी कमोडिटी बाय प्लॉटिंग ईच कॉम्बिनेशन। अच्छा, हर कॉम्बिनेशन को आप शेड्यूल बना दोगे, जैसे ये इंडिविजुअल शेड्यूल। तो ये जब 1 रुपए का प्राइस है तो 5 बेचना चाहते हैं, जब 2 रुपए का प्राइस है तो 10 बेचना चाहते हैं, जब 3 का प्राइस है तो 15 बेचना चाहते हैं, जब 4 का प्राइस है तो 20 बेचना चाहते हैं, जब 5 का प्राइस है तो 25 बेचना चाहते हैं। ये देखिए ऊपर की तरफ ये जा रहा है, यानी पॉजिटिव। इधर सप्लाई, इधर प्राइस बढ़ रहा है और इधर सप्लाई भी बढ़ रही है। ऐसे ही मार्केट में भी यही होगा, मार्केट में भी यही। तो बच्चों सप्लाई, ये सप्लाई है मार्केट का। अब यहाँ पर सप्लाई कर्व इज फ्लैटर, ये हम बाद में सीखेंगे। अभी तो हमने एक सेकंड, कहाँ थे हम, अच्छा मार्केट में, ये भी ग्राफिकल प्रेजेंटेशन को रिफर करता है। ये आपका आ गया यहाँ पर टेबुलरी, ये ऊपर की तरफ जाता है। तो ये कैसा होता है, कर्व इज फ्लैटर होता है। स्लोप ऑफ सप्लाई कर्व कैसा होता है, चेंज इन प्राइस डिवाइडेड बाय चेंज इन क्वांटिटी से आप इसको प्रेजेंट करेंगे। ठीक है, ये चेंज इन प्राइस, मान लीजिए कि प्राइस 4 से 8 हो गया और 2 से 4 यूनिट की सेल हो गई, तो 8 से 4 का डिफरेंस, और यहाँ हमेशा प्लस में ही आंसर आएगा। अब लॉ ऑफ सप्लाई हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच गाइस।